पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से उफान पर है। 2026 का विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में एक निर्णायक अध्याय लिखने जा रहा है, जहां हर एक दल अपनी पूरी ताकत, रणनीति और सामाजिक समीकरण के साथ मैदान में उतर चुका है। चुनावी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी जीत का चौका मारेंगी क्या, या फिर बीजेपी गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है। यही नहीं, इस चुनाव में कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। कभी दीदी के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले हुमायूं कबीर ने अब अलग राह चुन ली। नई पार्टी, नया एजेंडा और नई रणनीति के साथ उन्होंने सीधे उस वोट बैंक पर नजरें गड़ा दी जिसने अब तक तृणमूल कांग्रेस को मजबूती दी। इस चुनौती को और धार तब मिली जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ उनका गठबंधन इस चुनावी समीकरण को और मजबूत कर देती है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स लंबे समय से एक निर्णायक भूमिका निभाते आए। पिछले 3 चुनाव में इस वर्ग ने लगभग एक तरफा समर्थन ममता बनर्जी को दिया, जिससे उनकी सत्ता की नींव और मजबूत हुई। लेकिन 2026 में तस्वीर उतनी सीधी नहीं दिख रही। अब सवाल यह है कि क्या ये भरोसा कायम रहेगा या फिर बदलाव की चाहत नए विकल्पों की ओर रुख करेगी। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। ऐसा विकल्प जो प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी के नए दावे के साथ सामने आया। अगर ये समीकरण मुस्लिम वोटर्स के बीच थोड़ी भी सेंध लगाने में कामयाब होता है तो उसका सीधा असर बंगाल की सत्ता के गणित पर पड़ सकता है। यही वजह है कि 2026 का ये चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण की अग्नि परीक्षा बन चुका है। क्या मुस्लिम वोटर्स एक बार फिर से परंपरा और भरोसे के साथ खड़े रहेंगे या फिर नए नेतृत्व और नई राजनीति को मौका देंगे? क्या दीदी की पकड़ पहले जैसी अटूट रहेगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। अक्षय, इस समय बंगाल चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो अलग अलग बन रही है। एक तरफ ममता बनर्जी थोड़ा मोड़ा अलग थलग पड़ रही है, लेकिन जाहिर है ममता बनर्जी पूरी रणनीति के साथ काम करती हैं। इस बार जो पूरा मुकाबला होना है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसे में क्या रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है और काउंटर पार्ट ममता बनर्जी की तरफ से क्या? और देखिए, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि खेला होबे को लेकर के जिस तरह से उन्होंने हमला बीजेपी पर बोला था, बीजेपी उनको ऐसा लगता है कि चौतरफा घेरने में कामयाब हो चुकी है। हालांकि बंगाल का समीकरण कुछ ऐसा है कि ममता बनर्जी के लिए हमेशा से मुफीद रहा है, लेकिन इस बार दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। खास करके हुमायूं कबीर ने जिस तरह से अपनी पार्टी बनाई है और वहाँ अपनी पार्टी की बदौलत 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की हुई है। ये कहा जा रहा है कि 25 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ चौंकाने वाला मामला होगा, बल्कि ये भी नए तरीके से उनको सोचने पर विवश करेगा कि अपने जो मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी बदौलत वो लगातार सत्ता में रही हैं, क्या वो बिखर तो नहीं जाएंगे। और इसीलिए देखा जाए तो ममता बनर्जी लगातार आक्रामक तरीके से अपनी बातों को कहते हुए नजर सिखा आ रही हैं और यही वजह रही है कि बीजेपी को तो निशाने पर ले ही रही हैं, साथ ही साथ तमाम अन्य दलों को भी वो निशाने पर ले रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अगर मुस्लिम वोटों में थोड़ा भी विभाजन हुआ तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी लगातार जो बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और खास बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, अमित शाह को देखा होगा, जिस तरह से वो लगातार दौरे कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बताता है कि बीजेपी अपने नए तर्कस के तीर निकालने में जुटी हुई है। दूसरी बात ये अहम चीज़ हो जाती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जिस तरह से दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर संकल्प की पत्र की बात करें तो बीजेपी के एजेंडे में साफ तौर पर वहां पर महिला सुरक्षा, कानून साथ घुसपैठियों का मामला विस्तृत रूप से आकार लेता हुआ दिखेगा। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व लगातार वहां पर अपना मंथन कर रहा है कि कैसे ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाई जा सके, लेकिन उनके लिए मुफीद मौका इस बार निश्चित रूप से सामने आया है। और खास बात यह है कि हुमायूं कबीर जो कहीं ना कहीं टीएमसी के ही सलाह हुआ करते थे, ममता बनर्जी के अगल बगल नेताओं में उनकी गिनती हुई थी, उन्होंने एक अलग राह चुन ली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुभेंदु
अधिकारी जो ममता बनर्जी के खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद लगातार बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया है। ऐसे में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जो पर्सनल राइवलरी है वो भी मुझे लगता है निकल के सामने आएगी। और एक तरफ से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के विधानसभा से उनका चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो टीस है वो बढ़ेगी, जो एक प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ने वाली है। तो कहा जा सकता है कि इस बार कई ध्रुव एक सामने आ चुके हैं ममता बनर्जी के सामने। एक तो बीजेपी है जो कि 3 से 73 का आंकड़ा पार कर चुकी है, वो चाहती है कि अपनी सीटों को 150 के आसपास ले जाया जा सके, और ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। दूसरी बात यह है कि टीएमसी से अलग हुए हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से मुस्लिम मतदाताओं को अगर रिझाने में कामयाब हो गए तो ममता बनर्जी के लिए निश्चित रूप से बहुत मुश्किल इस बार आने वाली है। लेकिन ममता को कहा जाता है कि ऐसे मुसीबतें जब आती हैं तो वो और मजबूत होकर के उभरती हैं। हालांकि इस बार वो आक्रामकता उनके तेवर में नहीं देखी जा रही है। इसका देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से समीकरण बनते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी लगभग 25 दिन का समय है जो पहले फेज का इलेक्शन वहां पर होगा। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस पर होने जा रहा है। जाहिर है, और रणनीतियां अलग अलग बन रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। आदित्य, अलग अलग रणनीतियों के बीच में शुभेंदु अधिकारी इस बार बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद साबित होंगे? पिछली बार बहुत ज्यादा वक्त तो उन्होंने बीजेपी में नहीं बिताया, लेकिन इस बार काम बड़े तगड़े तरीके से किया गया है। ऐसे में शुभेंदु की भूमिका क्या रहने वाली है पूरी चुनाव में? संघ की भूमिका बीजेपी के लिए क्या रहने वाली है? और ये जो दल बदल की राजनीति इस समय बंगाल में चल रही है, इसका रिजल्ट बंगाल में क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट तमाम बातें आपने पूछी हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, उससे पहले मैंने देखा कि आप हुमायूं कबीर पर भी चर्चा कर रही थी। जी। शिखा, आपसे चर्चा करने से पहले मैंने टीएमसी के नेताओं में संसद में मौजूद हूँ, टीएमसी के नेताओं से मैंने बात की, शत्रुघ्न सिन्हा से मैंने बात की। तो बिंदुवार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हुमायूं कबीर का जो आप जिक्र कर रही थी वो बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है। बीजेपी को लगता है कि वोट जब कटेंगे, देखिए वैसे तो वो चाहती है कि 2 पार्टी फाइट ही हो, इसी से पोलराइजेशन होगा और तब जाके बीजेपी अपने आप को एज मानेगी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है वो 77 से शुरू कर रही है, इसलिए वो 0 से शुरू नहीं कर रही 2021 की तरह। तो वो उसी को अपनी एक बड़ी ताकत मानते हुए, जब ओवैसी बड़े ही नेशनल लीडर मानते हैं, जहां जहां जाते हैं वोट काटने का काम वो करते हैं। लेकिन अब बंगाल के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, ओवैसी से बड़े नेता हुमायूं कबीर है लोकल, अगर देखा जाए, और दोनों साथ आएंगे तो परसेप्शन के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से तो ये समझ आता है कि बहुत नुकसान होगा। लेकिन जिस मुर्शिदाबाद और मालदा का जिक्र कर रहे हैं, आप देखें जब मिस नूर जब से कांग्रेस में आई हैं, वापसी की जो बात है, तमाम बातें, उससे नजर आ रहा है कि बीजेपी मान के चलिए कि वो मालदा वाला इलाका है, वहां कांग्रेस की रह जाएगी। इसलिए ये शोर ज्यादा लग रहा है। पिछली बार देखा था कि ओवैसी की रैली में भीड़ कम हो गई थी। ओवैसी को इस बार का फायदा यही होगा कि हुमायूं कबीर का भी कुछ सीटों पर इम्पैक्ट है, अगर होगा तो दीदी को नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें, दीदी को जो लगता है, जैसे आपने शुभेंदु का जिक्र किया, वो समझ लेते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी एज है कि वो बहुत लंबे समय से लोकल का जो जिक्र होता था कि लोकल चेहरे नहीं है, तो इस बार टिकट वितरण में भी लोकल का जिक्र आया है। आप देखिए कि टीएमसी आए हुए नेताओं को चुनाव में नहीं लड़ाया है। और दूसरी बड़ी बात है, शुभेंदु ने पिछली बार भी घेरा था, ममता दीदी को हराया था, जो असल में 2011 से जो ममता दीदी का शुरू हुआ था नंदीग्राम से, उस मिथ को तोड़ा भी शुभेंदु ने है। तो इसलिए ये कहना, शुभेंदु अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। और साथ में देखिए कि वो भवानीपुर से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो दीदी को घेरने के लिए केवल बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, जो है शुभेंदु। तो जाहिर तौर पे शुभेंदु अधिकारी का चुनाव में जो भी प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार में बीजेपी आएगी तो वो सीएम चेहरा भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही तो प्रॉब्लम थी लोकल की बात, कि लोकल कौन होगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव। पिछली बार का चुनाव मोदी वर्सेस ममता दीदी का है। अच्छा, ममता दीदी ने आगे बढ़ के ये और कह दिया कि इस बार चुनाव जीतने के बाद दिल्ली का रुख करूंगी। तो ममता दीदी ने बता दिया कि मैं चौथी बार सीएम बनने के बाद अभी तो दिल्ली की कुर्सी और दिल्ली के किले को भी फतेह करूंगी। तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा रोचक हो गई है। टीएमसी का ये मानना है कि जो महिलाओं का वोट बैंक खुलकर दीदी का समर्थन कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में के हिसाब से वहां ज्यादा बेहतर है, और कुछ नाम उन्होंने अनाउंस किए टिकट वितरण, और फिर अभिषेक ने अनाउंस किया, अभिषेक का इन्वॉल्वमेंट, तो
टीएमसी ये मान रही है कि हम इस पूरे मसले को बंगाल के लिहाज से, बंगाल की अस्मिता के लिहाज से जीत जाएंगे। अब बीजेपी ये चाहती है कि शुभेंदु अधिकारी उनको भवानीपुर में हैंडल करें और दूसरी मतलब मोर्चा संभाल के रखें, और दूसरा ये जो ओवैसी हैं या हुमायूं कबीर जब अलग हो गए तो उसका इम्पैक्ट नुकसान होगा। फिर एक एसआईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीएमसी भले ही ये कह रही है कि एसआईआर से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर वो जो 28% मुस्लिम वोट बैंक है वो थोड़ा बहुत भी कटता है एसआईआर के लिहाज से भी, दूसरा अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी काट देते हैं तो वो एक बड़ा वोट बैंक होगा जो दीदी से चिटक जाएगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम वोटर बंगाल की राजनीति में दीदी के लिए एक सबसे बड़े असेट के रूप में पिछले 3 बार से काम करते आए हैं, और इस बार भी दीदी उनको काउंट कर रही हैं। और हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, यूपी सब जगह जो काम करने वाले लोग हैं वो चुनाव के लिए वोट करने के लिए वापस जा रहे हैं। दीदी की प्लानिंग है। हाँ अदिति, जैसा कि आपने पूरा समीकरण अभी अभी समझाया भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी इस वार से अनजान रही हूँ। वो ये बात जानती है कि मुस्लिम आबादी को टारगेट करने की जो कोशिश है वो इस समय ऑपोजिशन की तरफ से होगी। बीजेपी चाहेगी कि वोट बैंक उनका मिले, और यही वजह है कि जब एआईएमआईएम जब भी किसी चुनाव में होता है तो ये मुकाबला जो है वो दो मुखी नहीं, वो त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आता है। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इस एक्ट पर भी जो है अपनी तरफ से बातें रखी गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बंगाल की जनता से मुखातिब हो करके वो इस बात को रखेंगी ना, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ वोट भले कट जाएं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी सालों साल से इन वोट्स को अपने पाले में रखते हुए आई हैं, और किस तरीके की राजनीति हमेशा रही है ममता बनर्जी की, ये हम सब जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। ऐसे में बंगाल की जनता, बंगाली अस्मिता से जोड़ते हुए जब ममता बनर्जी उठाती है तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टूट की संभावनाएं नहीं होंगी? एब्सोल्युटली, और यही वजह है कि टीएमसी खुद को बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं। देखिए चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो तो 4 मई को ही पता लगेगा, लेकिन दोनों ही पाले में ये जो पूरा चुनाव है ये मैथमेटिक्स का चुनाव है। और इस गणित के चुनाव में आप देखिए बीजेपी को लगता है पहला कि वो 2 पार्टी चुनाव लड़े और पोलराइजेशन हो, जो कि एक बेसिक आइडिया होता है। दूसरा उसको ये पता है कि 77 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 77 सीट्स पर हूँ तो मैं आगे ही बढ़ूंगा। फिर देखिए उसने आइडेंटिफाई किया है बीजेपी ने कि 30 सीट ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 5,000 वोट का ही फर्क था। टीएमसी जीती थी। 30 सीट्स ऐसी हैं कि टीएमसी जीती थी केवल 5,000 के मार्जिन से, तो उन पर काम करना है। बीजेपी हमेशा कैटेगराइज करती है, इसलिए उसे कहते हैं माइन्यूट इंजीनियरिंग। फिर 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 वोट से टीएमसी जीती थी, तो वहां पर बड़े नेताओं को लगा दिया कि वो 10,000 कैसे काटने हैं, फासला कम है। फिर 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी पहले जीत चुकी है, इस बार टीएमसी है, तो उसको वापस लाने की। तो बीजेपी का आंकड़ा है कि वो अभी भी 145 सीट जीत रही है। इस लिहाज से अगर इस गणित को समझे तो ऊपर से कांग्रेस, ये मालदा वाला जो मुस्लिम वाला इलाका है वहां पे कांग्रेस आ रही है। अब बात करते हैं टीएमसी की। आपने कहा ना, देखिए ये तो आप तय कर लीजिए, जो भी बचे हुए मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक है वो एकजुट होकर दमदारी के साथ ममता दीदी को वोट करेगा। हाँ, ये माना जा रहा था कि थोड़ी नाराजगी होगी क्योंकि दीदी ने कहा था एसआईआर नहीं होने दूंगी, हो गया। दीदी ने कहा था सीएए नहीं होने दूंगी, हो गया। थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन उनको पता है कि उनका कोई और नहीं है ममता दीदी के अलावा, तो वो कंसोलिडेट होकर वोट करेंगे, वो एकजुट होकर वोट करेंगे। इसी पर दीदी डिपेंडेंट है। फिर दीदी इस बार डिपेंडेंट है महिला जो वोट बैंक पर, कि महिलाएं दीदी के साथ हैं। तो टीएमसी की अपनी एक गणित है। टीएमसी मान रही है कि अभी भी 2021 में 10% वोट डिफरेंस रहा है, उस हिसाब से भी 194 सीट्स पे तो टीएमसी है। दूसरा, दीदी ये मानती हैं कि अगर 2024 में थोड़ा वोट परसेंटेज कम भी हुआ 3%, तो वो पीएम का चुनाव था, वो सीएम का चुनाव नहीं था। और पीएम के चुनाव में दीदी को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनना था, इसलिए बीजेपी को 3% वोट ज्यादा मिला। तो ये बहुत सारे, तो ये पूरा चुनाव मैथमेटिक्स का है। हर एक सीट पर मैथमेटिक्स होगी, गुणा भाग होगा। और उसके फिर देखिए बीजेपी की केमिस्ट्री इसमें आती है, वो आती है बिहार को लेकर। एक बहुत बड़ा बिहार का जो समुदाय वहां रहता है, कुर्मी, उनको कैसे टारगेट। और देखिए आप नितिन नवीन के लिहाज से। दूसरा आप देखिए भद्र लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अंडर द कार्पेट। आज भूपेंद्र यादव वहां पे पूरी तरीके से
माइन्यूट संगठन के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने उन्होंने कई बार बड़े राज्यों में चुनाव भी जिताया है। और यहाँ पर भी वो देखिए, पिछली बार नंदीग्राम में बैठे थे, नंदीग्राम में ममता दीदी चुनाव हार गई थी, और अब देखिए अभी भी वो वहां बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से पासे को पलटना है, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा ममता दीदी के से ज्यादा बीजेपी के लिए है। हाँ। कि आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन आप दीदी का किले को नहीं ढा पा रहे। वैसे ही होगा तमिलनाडु के लिए भी होगा कि आप साउथ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार की चुनौती बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी है, जी। क्योंकि एक नैरेटिव की लड़ाई है कि आप पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाए, आप हो सकता है ट्रम्प के दोस्त बन गए हो। तो इस बार की चुनौती तो एक एक मोर्चे पर जी। बीजेपी स्ट्रेटेजी लगा रही है, एक एक मोर्चे पर काम कर रही है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो चुनाव है, ये जो मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बंगाल की राजनीति इस समय पल पल बदल रही है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस, और तीसरी तरफ अब एआईएमआईएम की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पासा कितना पलट पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दीदी फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।